नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। जिले वरंगल के नरसिंहपेट टाउन में एक फौजी जवान को उसके दोस्त ने चाकू घोंपकर हलाक कर डाला। महलूक की शिनाख्त 30 साल हनमकुंडा प्रेम कुमार की हैसियत से की गई। ये वाकया उनके और दोस्त की सालगिरह पार्टी के दौरान पेश आया। मुलजिम का नाम दिलीप बताया गया है। प्रेम कुमार को पहले मकामी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां से उसे हैदराबाद को मुंतकिल किया जा रहा था कि वह रास्ते में जख्मों से जान पर ना हो सका। बताया जाता है कि प्रेम कुमार अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 3 दिन पहले ही नरसिंहपेट आया था। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 बच्चे भी शामिल हैं। ACP नरसिंहपेट सुनीता मोहन ने बताया कि तमाम पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। रियासत छत्तीसगढ़ के दांतीवाड़ा जिले में 28 नक्सलवादियों ने आज खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इनमें 4 वो नक्सलवादी भी शामिल थे जिनके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सुप्रीटेंडेंट पुलिस P अभिषेक ने बताया कि सीनियर पुलिस और CRPF अहदेदारों की मौजूदगी में नक्सलवादियों ने हथियार डाल दिए। तमाम 28 इंतहा पसंदों को 10,000 रुपए की नकद रकम दी गई और हुकूमत की जानिब से मजीद इमदाद का वादा किया गया। तेलंगाना के हुजूरनगर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल रायदही होगी। जिला पुलिस ने पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजाम किए। इस हल्के में जो कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के सबब खाली हुई है, उनकी बीवी N पद्मावती कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हें TRS के उम्मीदवार सैदा रेड्डी से सख्त मुकाबला दरपेश है। बीजेपी ने भी इस हल्के में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। 24 अक्टूबर को इस हल्के में वोटों की गिनती होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। जिले संगारेड्डी के कुंडी मंडल में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में कल रात बेटी और मां ने अलग-अलग तौर पर खुदकशी कर ली। मरने वालों के नाम 40 साल नागम्मा और 70 साल गंगाम्मा बताए जाते हैं। नागम्मा चंद साल से बीमार थी और उसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद नहीं थी। चुनांचे उसने कल शाम 7 बजे अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। उसकी मौत के सदमे से 2-4 गंगाम्मा ने भी पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। इस वाक़े का इल्म होते ही कंडी मंडल के चिरलागुडम मौजे में रंज व गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जम्मू कश्मीर में जिले कुपवारा के तंगधार सेक्टर पर जवाबी फायरिंग में जैश ए मोहम्मद और हज़बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 35 इंतहा पसंद हलाक हो गए। वज़ारत दफ़ा के ज़राए ने आज ये बात बताई। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसमें 2 फौजी जवान और एक शहरी हलाक हो गया था। चुनांचे हिंदुस्तानी फ़ौज ने आज जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले का यह वाक़या वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबरा बिपिन रावत के दौरे लद्दाख से एक दिन कबल पेश आया है। वो कल चीन की सरहद पर एक पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं। जो सिविलियन हलाक हुआ उसका नाम 55 साल मोहम्मद सादिक बताया गया है। पाकिस्तान ने मकबूज कश्मीर में दहशतगर्दों के 4 अड्डों को उड़ा देने से मुताल्लिक़ हिंदुस्तानी फ़ौज के दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो हिंदुस्तानी झूठ को बेनकाब करने के लिए बैरून ममालिक के सफ़ीरों के दौरे का एहतमाम कर सकता है। हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान से कहा कि वो इस बारे में हिंदुस्तान से सबूत तलब करे। इसी दौरान पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की फायरिंग पर एहतजाज करते हुए हिंदुस्तानी सफ़ीर गौरव अहलवालिया को दफ्तर खारिजा में तलब किया।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदू महासभा के मकतूल लीडर कमलेश तिवारी के अरकान खानदान से अपने दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि तिवारी के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कमलेश तिवारी के अरकान खानदान ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बगैर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने से कल इनकार कर दिया था। पुलिस के समझाने के बाद वो बिलाकर आमादा हो गए थे। पुलिस ने आज उनकी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का एहतमाम करवाया। कमलेश तिवारी को जुमा के दिन 2 नामालूम अफराद ने उनके घर पर गोली मार दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। इसी दौरान कमलेश तिवारी की मां ने टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसके बेटे को मुसलमानों ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक लीडर ने कत्ल करने की साजिश रचाई थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी इस वाक़े के लिए राष्ट्र जिम्मेदार ठहराया था। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि कमलेश तिवारी क्यों मारे गए? जब उनको सुरक्षा दी गई थी तो सुरक्षा क्यों हटाई गई? अखिलेश सरकार में 17 दिए गए, योगी में 4 दिए गए और चारों वो वापस कर लिए। जिस दिन उनका गला काटा गया उस दिन एक भी उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं था। केवल हमारी यही मांग है और यही हमको न्याय चाहिए। हाँ, वो सुरक्षा बली जो सुरक्षा कर्मी था वो पता कैसा था, उसके लिए टिकटी बना के लाते तो उसी पर लाद के ले जाने वाला था और उसके हाथ में एक डंडा था, डंडा होम गार्ड वाला डंडा। समझ में, अगर सुरक्षा कर्मी थे तो कैसे उनका गला काट दिया गया? वो प्रशासन जाने और सरकार जाने। हमारे घर की खेती है तो थी नहीं कि मैं काट के बेच देती। हमारे घर में तो होती नहीं सरकार के कार्यकर्ता। सरकार ने रोक दिया, सरकार ने ये सब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। और दूसरी घटना पूछो तो हम बता सकते हैं जो हमको जानकारी मिली है। मेरा बेटा था वहाँ पर, मेरी बहू थी और 2 पोते थे और एक ड्राइवर था। एक लड़का और रहता है, एक लड़का जो चाय बनाने वाला वो भी अभी आया कहीं से रहने के लिए। 3 लड़के रहते ड्राइवर मिला के। तो वो गए और एक पॉलीथीन में मिठाई का डिब्बा ले गए, उसी में वो सलाह ले गए, चाकू और पिस्टल। भगवा रंग का कुर्ता पहन गए और जाके उनके पैर छुए। उन्होंने बैठाया, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, जो बना था उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद जो हमारी बहू थी वो अंदर सो गई, लेट गई। लोग बात करने लगे अपने कार्यालय में बाहर, अंदर कमरा था वहाँ लेट गई। एक लड़के को जो बाहर से आया अभी उसको पैसे दिया, कहो जा तुम मसाला ले आओ। और 2 लड़के जो थे, एक हमारा पोता और एक ड्राइवर, वो नीचे नहाने के लिए चला आया। इतने में 2 थे, ये अकेले थे, दोनों ने पकड़ के गर्दन काट दी। हमारे नॉलेज में यही बात है, हमको यही बहू ने बताया। अब तो वो चीड़ फाड़ के सब बराबर कर दिया, क्या देखें क्या न देखें, कहाँ गोली लगी, कहाँ चीड़े गए, कहाँ चाकू लगी, उनके क्या है बताओ हमको। हाँ, वो बुढ़ा है, वो चल नहीं पाता। हम बता रहे हैं रिटायर बुढ़ा है, वो क्या पकड़ेगा, उसको जानकारी तक नहीं थी। जब ऊपर सब रोने लगे बच्चे तब उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, अब पूछ रहा क्या हुआ। ये सुरक्षा थी योगी सरकार में भैया। इतना हमारे साथ कल दुरुपयोग किया है, दुर्व्यवहार किया है। कल हमारे साथ लाठी चार्ज कर दिया, हमारे पोते को मारा, हमारी बहू को मारा, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, हमारे साथ जो गए थे सबको मारा, लाठी से पीट दिया। किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की गादी फट गई। ये हमारे साथ पुलिस कर रही है भैया। देखो सुनो, जो नाका थाने के जितने कार्यकर्ता थे, जितने कर्मचारी, जितने दरोगा, जितने वहाँ के सिपाही, जो भी कांस्टेबल थे, वो सब बिके थे। उनके नाके, क्योंकि नाके थाने में कार्यालय आता है और नाके थाने से ही सुरक्षा कर्मी वहाँ आते हैं कार्यालय पर। तो अगर नाका थाने के लोग जानते न होते तो सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया और गनर को भी रोक दिया। तो आप हमको बता सकते हैं कि किसकी उसमें कमी थी? हमारे घर का चिराग चला गया, हमारे घर उजड़ गया, हम अनाथ हो गए हैं। हमरे अब कोई सहारा नहीं रहेगा। बूढ़ी लाठी के लाठी तोड़ दे हैं, बुढ़ाई बुढ़वा रहन हम लोग।
हमका कोई सहारा नहीं रहेगा। हम उनकी ताली पीट चुकी है कि यहाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पहले तुम मारो किसी को और फिर तुम उसकी हेल्प कर दो और कह दो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हम ये नहीं मानते। तब मार देते तो खुश हो जाते। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। अखिलेश की सरकार थी, आज की बात नहीं है। आजम खां और मंत्री था और अखिलेश की सरकार थी, तब नहीं उनका कोई रोया तोड़ पाया। योगी सरकार में बदला लिया गया। प्रशासन क्या कर रहा, क्या व्यवस्था है हिंदुओं के लिए? कैसे हिंदू बचेगा? टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत को आज़ादी मिले 65 सालों से ज्यादा अरसा बीत गया, लेकिन लालची सियासतदानों की वजह से मुल्क की आवाम अभी तक छोटी छोटी तकलीफों से भी आज़ाद नहीं हो पाई है और अभी तो तरक्की के नाम पर खाने को खाना तक मैसर नहीं है। वैसे शहर हैदराबाद में आज की वक्फे से बारिश की वजह से एक बार फिर शहर के बहुत सारे इलाके जैसे जोबरी हिल्स, बंजारा हिल्स, लकड़ी का पुल, पंजागुट्टा वगैरह की सड़कों पर नदियों की तरह बहता पानी नजर आया, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी देर तक गरम बरम रही। जबकि अगले 24 घंटों में मजीद तेज़ बारिश की पेशकयासी भी है और शहर की बल्दिया मीडिया के कैमरों में कुछ जगहों पर जंगी खतूत के नाम पर कुछ काम करती नजर आई है और बड़े ऑफिसर्स आवाम को खबरदार करते रहे हैं कि नशीबी इलाकों से लोग दूर हट जाएं। बेचारे इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? शिकायत करने पर यही तो कहा जाता है ना कि भाई हम क्या करें, ऊपर वालों को बोलो। और ऊपर वाले और ऊपर वालों पर तकिया कलाम रखते हैं जहां तक पहुंच नामुमकिन है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने जिले वनप्रति के RG गार्डन फंक्शन हॉल में एहतमाम करदा राइस ग्रेन परचेज सेंटर्स के अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि इस साल रियासत में 75 लाख मेट्रिक टन चावल की उपज बाजार में आने वाली है, जिसके लिए हुकूमत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स ने अहम रोल अदा किया। जिले वनप्रति में हुकूमत ने 120 परचेजिंग सेंटर्स कायम किए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्वेता मोहंती, ZPTC चेयरमैन नायडू, लक्ष्मैया, मैनेजर डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज, SPD श्रीजना, RDO चंद्रा रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे हुकूमती अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। ఏం పోయేది ఆయన అర్ధ కిలో కాడ వంతోని గిల్లుకుంటే నువ్వు బదులు కడతావా? అదేవిధంగా మాయిశ్చర్కి సంబంధించి కూడా మనం డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఇచ్చినటువంటి మాయిశ్చర్ మిషన్లు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఇచ్చినాం. నాణ్యత లోపం వల్ల ఎక్కడైనా మిషన్లు సరిగ్గా చూపకపోతే మనం ఈడ కొనుగోలు కేంద్రాల కాడనేమో కరెక్ట్ ఇంత అని వస్తుంది, ఫిగర్ 14% ఎంతో వస్తుంది. ఈ మిషన్ యొక్క నాణ్యత సరిగ్గా లేని కారణంగా ఒక్కొక్కసారి అన్నీ కాదు ఏదైనా ఒక మిషన్ మనం రైస్ మిల్కి పంపించినాక రైస్ మిల్ కాడ మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్త చేసుకునేటప్పుడు వేరియంట్స్ వస్తుంది. అనేక కంప్లైంట్లు వచ్చినాయి పోయినసారి. ఇక్కడ రైతులు సార్ మాకు కరెక్ట్గా కొత్త చేసిండ్రు, మా కళ్ళ ముందర కొత్త చేసిండ్రు, తీసుకుపోతే వాడు మొత్తం ఒక సంచి మాకు తేడా వస్తుంది సార్. మరి ఒక సంచి అంటే రైతులకు కష్టం చేసిన డబ్బులు ఊరికి వచ్చేటివి కాదు. వాళ్ళకి ఎంతో బాధ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఈ మిషన్లలో ఉన్న తేడా గురించి అప్పుడు చెప్పకపోతే ఏదో అతకనిగా చెప్తున్నారు, మొక్కుతున్నారు అనుకుంటారు.
అందుకని ఇవన్నీ ముందస్తుగా ప్లాన్ చేయడానికినే కలెక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పినట్లు రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర ఉండేటువంటి మిషన్లను మీ దగ్గర ఉండేటువంటి మిషన్లను ఒకసారి అవో 10 మనం బేరీజ్ వేసి చూస్తే తేడా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా దాదాపు సమానంగా వస్తుందా అనేది మనకు ఒక అంచనా వస్తుంది. అదొకటి చూడమనం. ఈసారి మేము మళ్ళీ కొత్త మిషన్లను కూడా కొంటున్నాం, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కొని మీకు అందజేస్తున్నాం. అవి ట్యాంక్ కలెక్టర్ల ద్వారా మీకు వస్తాయి, జిల్లా యంత్రాంగమే చూస్తుంది. అది ఆ వచ్చేటువంటివి నాణ్యతల్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా హై క్వాలిటీని మనం పర్చేజ్ చేసినట్లు మీరు ఎన్షూర్ చేసుకోవాలండి. క్వాలిటీలో ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు పే చేస్తుంది కాబట్టి క్వాలిటీ దగ్గర మనం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా అది వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఈ సూచన ఒకటి నేను చేసేది. शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में वाक़ फारूक नगर डिपो के हड़ताली मुलाजिमीन ने कल के बंद को अज़ीमुशान तौर पर कामयाब बनाने पर सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और गुजारिश की कि आवाम का साथ देने वाले इन हड़ताली मुलाजिमीन के मुतालबात मनवाने तक सभी लोग इनका साथ निभाते रहें। तो मेहरबानी से बोल रहे हैं कि हम लोग आरटीसी को बचाओ, हम लोग जो भी खिदमत करें और अच्छी खिदमत करेंगे। जो इतने दिन से 13 दिन से हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, आज चौरस्ते पे भी ठहर के हम लोग हर इसको करें, सपोर्ट सब मिलकर कर रहे हैं हमारे को। हर किसी को आप अच्छा करें, हमारे लिए क्यों इतना गुस्से में है। फिर एक बार आरटीसी के लिए सोचिए। हम लोग जब तक हम फैसला नहीं देंगे, जब तक हम ऐसे बैठते जाएंगे, इतिहास करते जाएंगे। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 16వ రోజు ఆర్టీసీ జేఏసీ సమ్మె అనేది కొనసాగుతుంది. 16వ రోజు నిరసన కార్యక్రమం వచ్చేసి మొత్తము రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజానికానికి పుష్పాలు ఇచ్చి వాళ్ళని వేడుకోవడం జరిగింది. అయ్యా మా ఆర్టీసీని సేవ చేయండి, మా ఆర్టీసీ ఆస్తులని కాపాడండి అనే డిమాండ్ తోటి ఈరోజు ప్రజలకి పువ్వులు ఇచ్చి మనం వేడుకోవడం అనేది జరిగింది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా నిరంకుశ వైఖరి వ్యవహరిస్తా ఉన్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. కోర్టు తీర్పును కూడా ధిక్కరించింది. హైకోర్టు ఆర్టీసీ కార్మికుల 50% డిమాండ్లను ఆమోదించింది. మిగిలిన డిమాండ్లను కేసీఆర్ గారు ఆమోదించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఫామ్ హౌస్ నుంచి బయటికి రావాలి, లేకపోతే ఈ సమ్మె ఉధృతి అనేది రోజు రోజుకి పెంచుతామనేది మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాము. ఈ రోజు కనుక కేసీఆర్ మా సమ్మెల్ని వెంటనే ముందుకు తీసుకురొచ్చి చర్చలకు పిలవకపోతే ఈ రోజు జరగబోయే రాజకీయ పార్టీల చర్చలో సమ్మెను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది తీవ్రమైన చర్చలు ఈ రోజు జరగబోతున్నాయి. ఈ చర్చలో నుంచి వచ్చిన కార్యాచరణని రేపు రెండో సకల జనుల సమ్మె అనేది పూర్తిగా కొనసాగిస్తాము. మా న్యాయమైన కోరికలు అమలు చేసే వరకే ఈ తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను ఆపే ప్రసక్తే లేదనేది కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. కేసీఆర్ గారు ఖబర్దార్, మీకు ఇంత మొండిగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. కార్మికులు ఏమడిగారు? కొంతమ్మ కోరికలు అడగలేదు. అయ్యా మా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయండి, మా న్యాయమైన కోరికల్ని అమలు చేయమని అడుగుతున్నారు. అయినా కోర్టు ముందుకొచ్చినా కానీ కోర్టు తీర్పునే నువ్వు ధిక్కరిస్తున్నావు అంటే రేపు ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి ఆ పదవిలో కూసి అంత విర్రవీగడం కరెక్ట్ కాదనేది కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. వెంటనే 16 రోజులకు చేరుకుంది. ఇది కనుక నువ్వు ఇట్లాగే మొండిగా ఉంటే తర్వాత ఇది కంటిన్యూ కొనసాగే ప్రసక్తి ఉంది. దాంట్లో రేపు ప్రజలు కూడా రోడ్ల మీద నడవకుండా ఈ ఆర్టీసీకి ఫుల్ సపోర్ట్గా వచ్చే అవకాశం ఫుల్గా ఉందనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాము. మేమంతా 99% ఏకాభిప్రాయంతో ఉంటే నువ్వు 1% మొండిగా వ్యవహరించడం సరైన పద్ధతి కాదు. కేసీఆర్ గారు వెంటనే చర్చలకు పిలవాలి, మా న్యాయమైన కోరికల్ని వెంటనే అమలు చేయాలని కోరుతున్నాం. జరిగిన బంద్కు అఖిల పక్షాల నుంచి ప్రజల నుంచి బ్రహ్మాండమైన మద్దతు వచ్చింది. దానికి కార్మికుల తరఫున నేను చెయ్యెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నా. ఈరోజు ప్రజలు నిరంకుశతానికి వ్యతిరేకంగా, నియంత్రితానికి వ్యతిరేకంగా, వ్యవస్థ అంతా ఒకటి చేతుల కేంద్రీకరణ వ్యతిరేకంగా మీరందరూ సంఘీభావం తెలిపిర్రు. మా సమ్మె విజయవంతం అయ్యే వరకు కూడా మీ సపోర్ట్ అట్లే ఉండాలి. అయ్యలారా, ప్రజలారా, ఇది మీరు కాపాడుతుంది ఆర్టీసీని కాదు, ఈ వ్యవస్థను, ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఈ ప్రజల రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కులను ఇది మీ బాధ్యతగా భావించి మాకు ఈరోజు సపోర్ట్గా నిలబడాలని నేను పేరున కోరుతున్నా. అయ్యలారా, ఈరోజు హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా కాల రాస్తున్నాడు సీఎం గారు. మళ్ళీ మేమేం తప్పు చేసినాం? మామూలుగా కోపం ఉండొచ్చు, మన హైకోర్టును గౌరవించాలా, బాధ్యత మీకు ఉన్నదా లేదా అనే విషయాన్ని నేను అడుగుతున్నా. ఈరోజు హైకోర్టును మీరు గౌరవించకపోతే చట్టాలను మేమెట్లా గౌరవించాలని నేను అడుగుతున్నా. సీఎం గారు ఇక్కడనైనా
మీరు భేషజాలు వదిలించి మీ యొక్క ఈగోను మీ అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ సమ్మెను ఇక్కడనే మీరు అంతం చేయకపోతే రానున్న తలంలో ఇది మాకు తప్పనిసరి ఉద్యమ పోరాటంగా ఓడుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ ప్రజలు మీ మద్దతు మాకు ఇట్లనే ఉండాలని కోరుకుంటూ పేరు పేరులో ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. जीएसआरटीसी वर्कर्स की हड़ताल आज 16वें दिन में दाखिल हो गई है। इस मौके पर सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में एक जायजा इजलास तलब किया और कल से दोबारा शुरू किए जाने वाले तालीमी इदारों के सिलसिले में तुलबा की आमदोरफ्त के इंतजामात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट विनोद, वजीर ट्रांसपोर्ट एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव के साथ साथ आरटीसी के कुछ आला ऑफिसर्स भी। इस दौरान टीएसआरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन ने एक बार फिर इद्दिया किया कि इनके एजिटेशन को बढ़ावा देने के लिए ये लोग 23 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें भी अपने एहतजाज में शामिल करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज फिलीपाइंस के शहरियों के मासूम करीब 35 बच्चों के इंडिया में किए जाने वाले कामयाब लीवर ट्रांसप्लांट के बाद सेहतमंद होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जो कि पिछले 28 महीनों से इंडिया में हैं और फिलीपाइंस इंडिया पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत अपने बच्चों के लीवर्स यहाँ पर तब्दील करवाए हैं। भारत की बॉलीवुड के शोहरत याफ्ता अदाकार शाहरुख खान, आमिर खान और कंगना रनावत ने अपने बहुत सारे साथी अदाकारों के साथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। बट जेन्युइन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके ख्यालात, हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया, मेरे पिता ने, मेरी माता जी ने, हम सबके घर वालों ने जो सिखाया है हमको, बहुत मूल और बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। और अच्छी बातों की सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से भुलाई जाती है। अच्छी बात होती है, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपने ही शुरुआत की, कि सबको पता है साफ़ रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, कचरा वचरा हटा कर रखना चाहिए, बट आपने उसको री इंट्रोड्यूस किया स्वच्छता अभियान से, तो फिर सब हम लोग भी जाने लगे, उससे अवेयरनेस बढ़ी। बट आइडिया अच्छा ही था, नॉर्मल सा था, इट हैज़ टू बी री इंट्रोड्यूस्ड। So I truly believe that Gandhiji needs to be reloaded. Gandhiji 2.0 is what we need because genuinely दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत तेज़ी से चल रही है। आपने डिजिटाइज भी कर दी सारी, पेमेंट गेटवेज भी खोल दिए। So now the idea is कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको हम कैसे लुभाएं, नाच के। बड़े बड़े गायक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो इस दूसरी फिल्म में भी जिन्होंने भाग लिया। How do we all come forward and try and entice the youth of this country to understand the same simple things that our parents taught us? Well, it was a really wonderful interaction that we had with the Honorable Prime Minister today. It was lovely to hear his thoughts, and he was very inspiring, very warm, and very deep in what he had to say. No, I also feel the fact that film industry can get self-obsessed, and it's important that we create work which sends out messages. And it does not mean that films should only be about messages, but in an engaging and entertaining manner, if we can involve everybody. And I think this kind of interaction was really good. Yeah, it's very nice that all of us will get very encouraged. Yes. Thank you. Thank you. And I think this is the first government and probably the first Prime Minister who is so inclusive of the art and artists and the film industry. I must say that no one has given the industry so much respect before, and nobody has recognized the soft power and the strength of artists in the country before. So for that, from the bottom of my heart, on behalf of the entire industry, I thank our Prime Minister, and of course the things that he has said about
propagating Gandhi philosophy and his way of life and values. We're all going to make sure that that's channelized, and we get something concrete from that. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आरटीसी को खानयानी रियासती हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की। पार्टी ऑफिस नामपल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 48,000 आरटीसी मुलाजिमीन की बरतरफी के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि आजर और मुलाजिमीन के दरमियान मायदा के तहत हुकूमत रियासती हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन को बीजेपी की तायद किए जाने को हक बजानिब करार दिया और बताया कि बीजेपी मजदूरों के साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेगी। अरुण सिंह ने महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात का तस्करा करते हुए जिसके लिए कल रायदही होगी बीजेपी की कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के हक में लहर पाई जाती है। मुल्क के अवाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर कामिल ईमान रखते हैं। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी, 3 तलाक और दूसरे अहम उमूर पर पार्टी ने अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से संकल्प यात्रा निकालेगी जो पूरी रियासत का अहाता करेगी। गांव-गांव खरिया-खरिये में महात्मा गांधी के तालीमात का प्रचार किया जाएगा। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों राज्यों में बीजेपी का वेग चल रहा है, हवा चल रहा है। दोनों जगह हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है। वी आर गोइंग टू विन विद थम्पिंग मेजॉरिटी, 3/4 majority in both the state, and we are going to form the government again in Haryana and Maharashtra. अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट के लक्ष्मण जी नहीं है, अभी कुछ समय में आने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट चल रही है, वह बहुत चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, जो टीएसआरटीसी, जो आरटीसी का निजीकरण, एम्प्लॉइज को डिसमिस कर देना। देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां 48,000 एम्प्लॉइज को, 48,000 एम्प्लॉइज को सेल्फ डिसमिस कर दिया हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।